डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल लिमिट क्लासेस। मित्रों, आज हम आप लोगों से एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आप कह सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। और वो टॉपिक है भारत में अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीति। तो जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करना है वो है आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से भारत में अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीतियों के बारे में। तो सबसे पहले भारत में अंग्रेज़ों ने भू राजस्व जो नीतियाँ लाई उसके पीछे का रीजन क्या रहा, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही। तो सबसे पहले जो चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो इसमें एक सबसे बड़ी जो बात आती है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी कि अंग्रेज़ों ने जो नई नई भू राजस्व नीतियों को इंट्रोड्यूस किया, जो 3 भू राजस्व नीतियों को इंट्रोड्यूस किया भारत में, वो जो भू राजस्व नीतियों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। उसकी पृष्ठभूमि जो थी वो ये थी कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले ये देखा कि यहाँ पे उनको जो लगान था वो लगान उनके हिसाब से मिलता नहीं था। प्रशासनिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और उस प्रॉब्लम्स में हम जो भी पृष्ठभूमि थी उसमें से हम 5-6 पृष्ठभूमियों को जानने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी पृष्ठभूमियाँ हैं जो थी जिनके कारण ये अंग्रेज़ों ने भू राजस्व नीतियों को इंट्रोड्यूस किया। जो सबसे पहला रीजन था वो था परंपरागत भूमि व्यवस्था। परंपरागत भूमि व्यवस्था। उसके बाद की जो दूसरा जो रीजन था वो भूमि पर किसानों का अधिकार। परंपरागत भूमि व्यवस्था, भूमि पर, और जो दूसरा जो था उसमें मेन जो था वो था भूमि पर किसानों का अधिकार। तीसरा जो रीजन था वो फसल का एक भाग सरकार को दिया जाता था। तीसरा रीजन था फसल चौथा जो रीजन था वो आपका था कि किसी का व्यवसायीकरण न होना। पांचवा जो रीजन था वो था कंपनी का आर्थिक व्यय जो लगातार था वो क्या हो रहा था, वो बढ़ रहा था। और जो छठा रीजन था उसका कोई रीजन नहीं था, वो बस एक जो वो रीजन था कि वो भारत में जो अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीतियाँ हैं उनके पीछे का रीजन क्या था। जो रीजन था या जो पृष्ठभूमि थी वो कौन सी ऐसी पृष्ठभूमि थी जिससे कि इन भू राजस्व नीतियों को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। इन भू राजस्व नीतियों को भारत में इंट्रोड्यूस करने की जो पृष्ठभूमि थी या जो रीजन थे वो सबसे पहला था परंपरागत भूमि व्यवस्था का होना। भारत में परंपरागत भूमि व्यवस्था थी और सब भूमि पर जो अधिकांशता जो अधिकार था वो किसका था, भूमि पर किसानों का अधिकार हुआ करता था, जिससे कहीं ना कहीं सरकार को अपनी मनमानी करने या अधिक से अधिक राजस्व वसूल करने में प्रॉब्लम होती थी।
तीसरा रीजन था फसल का एक भाग सरकार को दिया जाता था। फसल का एक भाग सरकार को दिए जाने का मतलब ये था कि उस समय जो राजा होते थे, जो वहाँ पे शासन करते थे, उसमें से फसल का एक हिस्सा सरकार को दिया जाता था और फिर उन्हीं राजा के द्वारा एक जो राजस्व होता था वो ब्रिटिश सरकार को दिया जाता था। इस तरह कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार को जो थी वो अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। जो चौथा रीजन था वो कृषि का व्यवसायीकरण न होना। जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि कृषि का व्यवसायीकरण हो, जैसे कि गन्ना और इस तरह की जो फसलें हैं, उस तरह का नील है, उस तरह के जो फसल्स हैं वो भारत में इंट्रोड्यूस किए जाएं और उनका व्यवसायीकरण किया जाए, जिससे अधिक राजस्व या अधिक से अधिक फायदा प्राप्त किया जा सके। पांचवा जो रीजन था, कंपनी का आर्थिक व्यय का लगातार बढ़ना। कंपनी का जो आर्थिक व्यय था तमाम तरह के युद्ध में लिप्त होने के कारण या जैसे जैसे भारत में वो लगातार आगे कब्जा करते गए नए नए राज्यों पे, तो उनको कहीं ना कहीं उनका जो आर्थिक व्यय था वो लगातार बढ़ता रहा। अतः उन्हें ज़रूरत पड़ी कि वो अपने आर्थिक व्यय को पूरा करें और आर्थिक व्यय को पूरा करने का सबसे बड़ा जो एक रीजन था वो कृषि था। अतः उन्होंने भारत में नए भू राजस्व नीतियों की इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरह भारत में नई भू राजस्व नीतियाँ आई। आगे के क्रम में हम देखते हैं कि भारत में इन्होंने किस तरह की भू राजस्व नीतियों को इंट्रोड्यूस किया, वो कितने प्रकार की थी। जो भू राजस्व नीतियाँ थी वो भारत में वो तीन थी। वो जो भू राजस्व नीतियाँ थी वो भारत में कौन सी थी? तीन। अंग्रेजों ने भारत में जो भू राजस्व नीतियाँ इंट्रोड्यूस की वो तीन प्रकार की थी। वो कौन कौन सी भू राजस्व नीतियाँ थी उसे देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला थी जमींदारी अस्थायी बंदोबस्त। दूसरा जो था वो था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तीसरा जो था वो था महालवाड़ी बंदोबस्त। तो अंग्रेजों ने जो भारत में भू राजस्व नीतियाँ इंट्रोड्यूस की वो तीन प्रकार की भू राजस्व नीतियाँ थी। एक थी जमींदारी अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। इससे पहले एक और जो भू राजस्व नीति थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी। वो भू राजस्व नीति जो थी वो मोस्टली जो जानी जाती थी इस्तेमरारी या इजेरदारी, जिसको जानते थे हम इजेरदारी व्यवस्था। यह जो व्यवस्था था इसको इंट्रोड्यूस किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। भारत में इजारादारी व्यवस्था तो जी इन व्यवस्थाओं के पहले, इन भू राजस्व नीतियों के पहले भारत में एक ऐसी भू राजस्व नीति इंट्रोड्यूस की गई थी, लाई गई थी, जिसे इजारादारी व्यवस्था बोलते थे। और ये जो लाई गई थी भू राजस्व नीति या जो इजारादारी व्यवस्था लाई गई थी वो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाई गई थी। और ये जो वारेन हेस्टिंग्स था इन्होंने इस व्यवस्था को लाया था आपका 1772 में। तो ये जो व्यवस्था आई थी वो 1772 में आई थी। इस व्यवस्था में क्या था कि जो भूमि थी वो टेन्योर के रूप में होती थी और ठेके के रूप में भूमि को 5 वर्ष के ठेके के रूप में दी जाती थी और यहाँ से लगान प्राप्त की जाती थी। परंतु इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आए जिसमें बाद में इस ठेके की अवधि को चेंज करके 1 वर्ष का कर दिया गया। 1 वर्ष के किए जाने के पीछे का जो मेन रीजन था या जो मूल कारण था वो कारण ये था कि इसमें तमाम प्रकार के बिचौलिए उत्पन्न हो गए। तमाम प्रकार के बिचौलिए आ गए, जिससे क्या हुआ कि सरकार को राजस्व का नुकसान होता था और कहीं न कहीं किसानों से ये जो राजस्व होता था वो सही मात्रा में सरकार को पहुंच नहीं पाता था। तो इस कारण से
इस इजरदारी व्यवस्था, जो इजरदारी व्यवस्था थी उतनी सक्सेसफुल नहीं रही, उतनी सफल नहीं रही। तो सरकार को अधिक से अधिक राजस्व कमाना था, वो जो उसके उद्देश्य की जो पूर्ति थी वो इजरदारी व्यवस्था से पूर्ण नहीं हो पा रही थी। तो अंग्रेजों ने फिर से 3 नई नीतियों को इंट्रोड्यूस किया। वो जो नीतियां थी वो आपके सामने हैं। वो पहली है जमींदारी अप्लिक अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। अब हम आगे के क्रम में क्या करेंगे कि हम एक एक जो बंदोबस्त है या एक एक जो व्यवस्था है, जैसे जमींदारी अप्लिक अस्थाई बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त है और महालवाड़ी बंदोबस्त है, हम एक एक बंदोबस्त को देखने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि इनकी क्या क्या विशेषताएं थे, इसके क्या प्रभाव हुए, और ये जो जमींदारी अप्लिक अस्थाई बंदोबस्त थी वो किसके द्वारा लाई गई, कौन इनको इंट्रोड्यूस किया, किस सन में इंट्रोड्यूस किया गया, कितने प्रतिशत भूभाग पे इनको लागू किया गया, और कौन कौन से ऐसे एरिया थे जहां पे इन्होंने लागू किया गया, उन क्षेत्रों को जानने की कोशिश करेंगे। तो हम आगे के क्रम में ये देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी भू राजस्व नीतियां हैं। तो सबसे पहले जो हम जिस भू राजस्व नीति की चर्चा करेंगे वो होगी जमींदारी अस्थाई व्यवस्था। सबसे पहले हम इसको किसी न किसी 3 पार्ट में तोड़ने की कोशिश करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इनको 3 पार्ट में जिन पार्ट्स में हम तोड़ने की कोशिश करेंगे वो कौन कौन से पार्ट्स होंगे। सिंपली इसको हम तोड़ लेते हैं। इसकी पृष्ठभूमि, इसकी ऐसी क्या पृष्ठभूमि थी, या इस पृष्ठभूमि में यह समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से एरिया थे, किसके द्वारा ये लाया गया, किस सन में लाया गया, किस सन में इंट्रोड्यूस किया गया, और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे। तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे, उसके बाद हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे, और आगे के क्रम में हम ये देखने की करेंगे इसका प्रभाव क्या रहा। प्रभाव में हम मोस्टली ये देखने की कोशिश करेंगे कि लाभ और हानि क्या क्या थे, लाभ और हानि क्या थी। लाभ हानि के क्रम में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि लाभ सबसे अधिक किसको था और हानि किसको था। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पृष्ठभूमि थी इसको इंट्रोड्यूस करने की, या पृष्ठभूमि जैसे आज इट इज था कि पृष्ठभूमि में सबसे बड़ा जो रीजन था इंट्रोड्यूस करने की, कि जो सबसे पहले इस्तेमारी व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, उस व्यवस्था से वो व्यवस्था सक्सेसफुल नहीं थी। उसमें क्या था कि किसानों का भी शोषण होता था, सरकार को उस बीच में बिचौलिए होते थे जो किसानों का शोषण करते थे, सरकार को अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति नहीं होती थी, सरकार का मूल्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती थी। तो सरकार को नए जो भू राजस्व नीति थी उसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी और उन्होंने जमींदारी बंदोबस्त को लाया। जमींदारी बंदोबस्त के क्रम में आगे के क्रम में देखेंगे जमींदारी बंदोबस्त में कि ये किस डेट को लाया गया, किस सन में लाया गया। तो जो लाया गया, ये लाया गया 22 मार्च 1793 को इसको लाया गया। और ये लाया जो गया था वो सर जॉन शोर और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लाया गया था। कौन कौन लाने वाले थे? सर जॉन शोर एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब। लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया और ये भारत के 19% भूभाग पे लागू किया गया। मतलब भारत के 19% भूभाग को इसमें शामिल किया गया। कितने परसेंट भाग को? 19% भूभाग, 19% भूभाग को इसमें शामिल किया गया। और ये जो भूभाग है, इस भूभाग के अंतर्गत वो कौन कौन से ऐसे एरिया थे, वो कौन कौन से ऐसे एरिया थे जो इस 19% भूभाग में आते थे। तो वो था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी
यूपी के साथ साथ आप देख सकते हैं इसमें कहीं कहीं आपको उत्तरी कर्नाटक भी देखने को मिल जाता है। तो ये 19% भूभाग में जो ऐसे स्टेट्स थे या जो ऐसे क्षेत्र थे जो शामिल थे वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और उत्तरी कर्नाटक, ये ऐसे एरिया थे जहाँ पे जमींदारी व्यवस्था या जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था और ये संत जॉन शोर और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। 22 मार्च 1793 को इसे लागू किया गया था। 19% भूभाग पे ये लागू हुआ था। अब आगे के क्रम में देखते हैं कि इस बंदोबस्त की विशेषताएं क्या थी। तो इस बंदोबस्त की विशेषताओं को हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो विशेषताएं, विशेषताओं को हम पॉइंट वाइज करके देख लेते हैं। जो पहली विशेषता थी, इस विशेषता के द्वारा जमींदारों को भूमि का वास्तविक मालिक बना दिया गया। जमींदार भूमि के वास्तविक मालिक बन गए। इसके द्वारा जमींदार जो थे वो भूमि के अस्थायी मालिक बन गए। दूसरा जो विशेषता थी इसकी या जो इसमें बात आती वो थी कि किसान को रैयतों का दर्जा दिया गया। किसान को रैयतों का दर्जा दिया गया तथा इसी के साथ क्या किया गया, किसान को रैयतों का दर्जा दिया गया तथा उनके भूमि संबंधी अधिकार तथा भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए। उनके भूमि संबंधी अधिकार जो थे वो छीन लिए गए। अब इसके साथ जो तीसरी बात आती थी कि अब जमींदार जो थे वो भूमि को क्या कर सकते थे, अब भूमि को खरीदा और बेचा जा सकता था। भूमि पहले खरीदा और बेचा नहीं जा सकता था, परंतु अब जमींदार जो थे वो भूमि को क्या कर सकते थे, जमींदार भूमि को खरीद व बेच सकते थे। बेच सकते थे भूमि। अब जब खरीद को बेचा जा सकता, जो जमींदार जो थे वो भूमि के क्या हुए थे, वास्तविक मालिक हो गए थे। तो इसके साथ साथ वाजिब सी बात थी कि वो कौन सी बात आ रही थी वाजिब सी, वो ये थी कि जो चौथा पॉइंट है उसमें ये आएगा कि भूमि का उत्तराधिकारी को हस्तांतरण, भूमि का उत्तराधिकारी को हस्तांतरण, मतलब जमींदार जो था वो क्या कर सकता था, भूमि को अपने बच्चों को दे सकता था, भूमि को जो अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता था। इसके साथ साथ इसमें और जो विशेषताएं थी वो पांचवा विशेषता थी। विशेषता क्या थी इसमें, ये तय किया है कि लगान की जो राशि होगी वो क्या होगी। तो लगान की जो राशि थी उसको निश्चित कर दिया गया। तो लगान की राशि निश्चित कर दी गई। लगान की राशि निश्चित कर दी। लगान की राशि निश्चित कैसे की गई, लगान को जो था वो टोटल 11 भागों में बांटा गया। 11 भाग में से जो सरकार को मिलता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलता था, वो 10/11 था। 11 हिस्से में से 10 हिस्सा जो होता था वो सरकार, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेती थी और बाकी बचा हुआ एक हिस्सा था वो जमींदार
एक हिस्सा था वो जमींदार के हिस्से में जाता था या जमींदार का होता था। ठीक, इसके साथ साथ एक समस्या क्या थी या एक जो विशेषता इसकी ये थी, वो विशेषता ये थी कि यदि जमींदार लगान न भर पाए, यदि जो जमींदार जो है यदि लगान को नहीं भर पाता है तो क्या किया जाता था, लगान नहीं भरने की स्थिति में भूमि की नीलामी कर दी जाती थी। तो जमींदार द्वारा लगान न भरे जाने पर भूमि की नीलामी कर दी जाती थी। ये कुछ विशेषताएं रही जिन विशेषताओं को आपने देखा। पहला विशेषता क्या था, जमींदार जो थे वो अस्थायी मालिक बन गए, भूमि के वास्तविक मालिक बन गए। किसानों को रायतों का दर्जा दिया गया और उनको भूमि संबंधी जो अधिकार थे वो क्या किए गए, छीन लिए गए। अब जो भूमि था वो वास्तविक मालिक यदि जमींदार बन गए तो अब भूमि को वो खरीद और बेच सकते थे। इसके साथ साथ वास्तविक मालिक होने के कारण वो भूमि को क्या कर सकते थे, अपने उत्तराधिकारियों को हस्तांतरण कर सकते थे। इस व्यवस्था में लगान की जो राशि थी उसको निश्चित कर दी गई और लगान को 11 हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसमें से 10 हिस्सा जो होता था वो ब्रिटिश सरकार ले लेती थी और एक हिस्सा जो होता था वो जमींदार को प्राप्त होता था। ऐसी स्थिति यदि हो कि जमींदार जो है वो लगान भर पाने में असफल हो जाता है तो ब्रिटिश सरकार द्वारा उस भूमि की नीलामी कर दी जाती थी। ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो जमींदारी बंदोबस्त की हैं, परंतु इस विशेषता में ऐसे बहुत सारी चीज रहे जिससे लाभ और हानि के रूप में आगे आए। कुछ लाभ, वो लाभ किनको मिला और वो हानि किसको हुई, इसको आगे के क्रम में हम देखेंगे। इसको दूसरे तरह लाभ हानि को हम इसकी जमींदारी बंदोबस्त के प्रभाव के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस बंदोबस्त के प्रभाव क्या रहे। प्रभाव के क्रम में हम लाभ और हानि को अलग अलग दो रूपों में, अलग अलग दो पार्ट्स में देखेंगे। प्रभाव, तो हम आगे के क्रम में इसके प्रभाव की बात करेंगे। प्रभाव में हम देखते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़े। प्रभाव में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लाभ को। तो प्रभाव में हमें जो सबसे पहले देखना है वो देखना है लाभ वाले हिस्से को, कि लाभ किसे किसे था। लाभ दो ही लोगों को था। वो कौन कौन थे, वो दो लोग या दो हिस्से वो थे। वो एक जो पार्ट था वो जमींदार था और दूसरे पार्ट में कौन था जिसको लाभ प्राप्त हुआ था, दूसरा जो पार्ट था वो था सरकार। अब देखते हैं कि सरकार को इससे क्या लाभ था और जमींदार को इससे क्या लाभ था। जमींदार को जो लाभ था, जमींदार भूमि के अस्थाई मालिक बन गए। ये भूमि के अस्थाई मालिक बन गए। इसके साथ साथ क्या हुआ, जमींदारों को काफी बड़ा धनराशि प्राप्त होने लगी। जमींदारों को काफी धनराशि प्राप्त होने लगी। जमींदार अधिक धनी हो गए और वो गांव से शहरों की तरफ पलायन करने लगे और वहां जाके
जमींदार जो थे अधिक धनराशि की प्राप्ति हुई तो शहरों में उन्होंने जमीन खरीदा, उन्होंने अपनी बिल्डिंगें खरीदी, अपने उन्होंने नए नए मकान खरीदे और वहां पे जाके बसने लगे। जमींदारों के शहर में बसने से जो सबसे बड़ा नुकसान था वो क्या था कि गांव से उनका मोह भंग होने लगा और जो जमींदार और लोगों के बीच में जो एक कनेक्शन था, जो संबंध था, वो कम होने लगा। कम होने के कारण कहीं ना कहीं जमींदार जो थे वो कृषक वर्ग जो था, वो जो रैयत थे, उनका अधिक से अधिक शोषण करने लगे, उनसे अधिक लगान की उगाही करने लगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था ये जमींदारों के शहर में बसने से। आगे के क्रम में देखते हैं कि सरकार को क्या क्या प्रॉफिट हुआ। सरकार को जो प्रॉफिट हुआ उसे हम देखते हैं। सरकार को जो प्रॉफिट हुआ कि जमींदार सरकार के सहयोगी बन गए। जमींदार सरकार के सहयोगी बन गए। सरकार के सहयोगी बनने से क्या मतलब है यहाँ पे, जमींदार सरकार का हमेशा पक्ष लेना शुरू किए। सरकार जो कहती थी वो उसे ही मानते थे और इस क्रम में वो अधिक से अधिक किसानों के शोषण होते थे, रैयतों का शोषण होता था, लगान की उगाही होती थी। आगे के क्रम में यदि हम देखें कि जब कृषक आंदोलन होता है या जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होता है, तो उस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी ये देखने को आता है कि ये जो जमींदार है वो सरकार की मदद करते हैं और आंदोलन को दबाने की कोशिश करते हैं, आंदोलन को विफल करने की कोशिश करते हैं या उसमें सरकार की मदद करते हैं। दूसरा जो प्रॉफिट था, जो लाभ था, वो क्या था, सरकार को टैक्स के रूप में अधिक धनराशि प्राप्त होने लगी। होने लगी। तीसरा जो प्रॉफिट था, सरकार को अपना जो बजट बनाना था वो क्या हुआ, आसान हो गया। बजट बनाना आसान हो गया। सरकार को अपना बजट बनाना आसान हो गया क्योंकि अधिक से अधिक क्या होते थे, लगान की राशि प्राप्त होती थी, जिससे कि आने वाले टाइम में जो बजट होते थे वो अच्छे से अच्छे बन सकते थे। जो चौथा प्रॉफिट था वो सरकार को ये था कि प्रशासनिक जो व्यय थी में कमी आई, क्योंकि जो सरकार खुद उगाही करने जाएगी तो अपने लोगों को लगाना पड़ेगा, अपने अधिकारियों को लगाना पड़ता था और उनमें तमाम तरह के भ्रष्टाचार और ऐसी सारी चीजें होती थी जिससे सरकार को लगान अधिक से अधिक प्राप्त नहीं होती थी। और जमींदारों के होने के कारण क्या हुआ कि उनकी जो प्रशासनिक व्यय थी, जो उनके अधिकारी या लोगों को लगाने का जो व्यय था वो क्या हुआ, कम हुआ। और जब प्रशासनिक सिस्टम जो था, प्रशासनिक जो व्यवस्था था, वो यहाँ लगान वाले पार्ट से ध्यान हटा के, लगान की उगाही करने से ध्यान हटा के बाकी अन्य क्षेत्रों में ध्यान देना शुरू किया, तो जिससे उससे प्रशासनिक कुशलता में बढ़ोतरी हुई। प्रशासनिक व्यय में कमी तथा कुशलता बढ़ी। इसके अलावा कुछ अन्य भी फायदे थे जिन्हें हम आगे के क्रम में देखेंगे कि जमींदारी बंदोबस्त से और क्या प्रॉफिट हुए। तो आइए आगे देखते हैं कि अन्य प्रॉफिट्स को, अन्य लाभ को देखते हैं। अन्य लाभ क्या थे इस बंदोबस्त से? जो अन्य लाभ थे उसमें देखते हैं पहला क्या था। जमींदार जो थे वो क्या करते थे कि जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में होते थे, उन पर्टिकुलर क्षेत्र में
वहाँ की जो प्रशासनिक सिस्टम था, वहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था था, उसमें भी रुचि लेते थे। और वहाँ जो मुखिया या पंचायत होता है उसमें वो रुचि लेते थे, जिससे कहीं न कहीं जो कृषि की तरफ उनका झुकाव था वो कम था, क्योंकि कृषि से उस प्रकार की आय हो नहीं पाती थी। कृषि जो था वो वाणिज्यिक एक तरह से व्यावसायिक रूप से कृषि का यूज नहीं हो पा रहा था, इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था, तो जमींदार इसमें कम रुचि दिखाते थे। और बाकी प्रशासनिक और पंचायत सिस्टम में कहीं ना कहीं, या पंचायत सिस्टम नहीं कह सकते, गांव में एक सिस्टम होता था, उस सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि दिखाने की कोशिश करते थे। तो जो पहला लाभ हुआ वो क्या हुआ, जमींदारों ने कृषि में रुचि लेना शुरू कर दिया। जमींदारों ने कृषि में रुचि लेना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ जब जमींदारों ने कृषि में रुचि लेना शुरू किया तो कृषि में अचानक आप देखेंगे कि एक बढ़ोतरी दिखाई देती है। कृषि में जो उत्पादन होता है वो अचानक से बढ़ता है, तो नए नए व्यापार और उद्योगों की प्रगति होती है। तो कृषि में रुचि लेने के कारण जो दूसरा बेनिफिट होता है वो क्या था, नए नए उद्योग, या ये दूसरी भाषा हम कह सकते हैं व्यापार और उद्योगों में प्रगति हुई। व्यापार व उद्योगों में प्रगति हुई। इसके साथ चौथा प्रॉफिट क्या था, व्यापार और उद्योगों में प्रगति हुई, इसके साथ साथ चौथा जो प्रॉफिट था वो था कि न्याय और शांति। मोस्टली जो ये बात ये है, वो पहले वाले टॉपिक, यदि तीसरे पॉइंट की बात करें कि न्याय और शांति, वो शांति, तो न्याय और शांति से क्या हुआ, जमींदारों का जो ध्यान था वो हटाया गया। मतलब ये पहले वाले पॉइंट की बात है कि उनका जो रुचि होता था प्रशासनिक सिस्टम में या प्रशासनिक व्यवस्था में या लोकल लेवल पे, वो हटा। तो न्याय और शांति से उनका जो, उनके ऊपर जो लोड होता था इसको स्थापित करने की, वो हटी, और ध्यान मुख्यतः किस पे गया, ध्यान मुख्यतः कृषि पर। सूबों की संपन्नता से सरकार को फायदा हुआ। जैसे चौथा पॉइंट जो है कि सूबों की संपन्नता से, मतलब जो जो क्षेत्र थे उस समय, जो सूबों में डिवाइड है, जो भी क्षेत्र थे वो सूबों में डिवाइड थे, और सूबों की संपन्नता बढ़ी तो सरकार को अधिक से अधिक फायदा हुआ। सूबों की संपन्नता बढ़ने से सरकार को फायदा। ये तो रहे कि लाभ जो थे वो मोस्टली सरकार को और जमींदार को मिले, बट जो हानि था वो किस फील्ड में था और किसको सबसे अधिक था, किन क्षेत्र में था। आइए आगे के क्रम में हानि की बात करते हैं। अगली जो इसमें वो बात है वो हानि की है। तो आइए हम देखते हैं कि हानि क्या क्या थे। हानि जो था वो किसान के अधिकार क्या हो गए। पहला जो हानि है, किसान के अधिकार खत्म, समाप्त। किसान के अधिकार जो थे वो समाप्त हो गए, और जब किसान के अधिकार समाप्त हो गए तो वो अपने ही खेत पे एक खेतिहर मजदूर बन के रह गए। खेतिहर मजदूर क्या हुए, खेतिहर मजदूर बन के रह गए। अब जब वो खेतिहर मजदूर हुए तो उनका सबसे अधिक क्या होने लगा, किसानों का अधिक
शोषण होने लगा, किसानों का अधिक शोषण होने लगा, क्योंकि उनके पास कोई अपनी जमीन को लेकर राइट्स नहीं रहे, वो खेतिहर मजदूर हो गए। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब उनका शोषण जो होगा वो अधिक से अधिक होगा। आगे के क्रम में क्या हुआ कि जैसे जैसे जो जमींदार थे, जैसे जैसे जो जमींदार थे, जमींदार क्या हुए, अधिक समृद्ध हुए, जमींदार अधिक समृद्ध हुए, या जमींदार को अधिक समृद्धि प्राप्त हुई। जमींदारों को अधिक समृद्धि प्राप्त होने के कारण जो क्या हुआ, वो भ्रष्टाचार बढ़ा, भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। जमींदारों की अधिक समृद्धि प्राप्त होने के कारण क्या हुई, भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। आगे का जो पॉइंट है वो चौथा पॉइंट ये है कि कालांतर में, जैसे मैंने इसके पहले वाले हिस्से में जो बात किया था कि वो जो जमींदार थे वो सरकार के सहयोगी बन गए। सरकार के सहयोगी बनने से तात्पर्य ये था कि आगे के क्रम में जो राष्ट्रीय आंदोलन को हानि पहुंची। आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन को हानि पहुंचने की बात अभी इससे थोड़ी देर पहले हमने किया था, और यहाँ भी हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जो आंदोलन को हानि पहुंची, क्योंकि वो जमींदार थे वो सरकार के सहयोगी बन गए। सरकार के सहयोगी होने के कारण जब राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जब किसान आंदोलन हुए, तो सरकार को तमाम तरह से धन से और अन्य तरह से आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इंफॉर्मेशन लीक करके, ये सूचना लीक करके ये क्या करते थे, आंदोलन को दबाने में सरकार की मदद करते थे। पांचवा जो पॉइंट है किसानों का, यहाँ देखिए क्या हुआ। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट यदि हम यहाँ लाके पुट करने की कोशिश करें तो यहाँ से क्या मिल सकता है। मिलने वाला जो चीज है कि किसानों का जब अधिक शोषण हुआ, किसानों का अधिक शोषण होने से किसानों ने आवाज उठाना शुरू किया। किसानों ने आवाज उठाना शुरू किया शोषण होने के कारण, तो किसान आंदोलन में वृद्धि। किसान आंदोलन में क्या हुई, वृद्धि हुई। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें सरकार उतनी ज्यादा ताकतवर नहीं हुई जितने की लोकल स्तर पे जमींदार ताकत हुए। जो जितना ताकतवर उसको उतना प्रॉफिट। तो छठवां था सरकार को कम तथा जमींदार को ज्यादा लाभ। इसके साथ जब जमींदार को ज्यादा लाभ हुई तो बीच बीच में जब ये जमींदार थे वो शहरों में पलायन करने लगे। जब जमींदार शहरों में पलायन करने लगे, किसान जो थे उस समय वो किसान कहें या आप ये कह सकते हैं कि खेतिहर मजदूर थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो इसी बीच में जमींदार और सरकार, जमींदार सरकार और इन खेतिहर मजदूरों के बीच में एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ है। नया वर्ग जो थे जिनकी संख्या में वृद्धि हुई वो कौन थे, बिचौली। बिचौलियों की संख्या में। अभी हमने बात करी आपसे जमींदारी बंदोबस्त के बारे में। इसका हमने ये पृष्ठभूमि देखा, इसकी पृष्ठभूमि के बाद हम लोगों ने इसकी विशेषताओं की बात करी, विशेषताओं के बाद इसके प्रभाव की बात करी। प्रभाव में हमने फायदे देखे, लाभ देखा। लाभ किसको किसको सबसे अधिक था, वो एक दो पक्ष था, एक सरकार का पक्ष था और एक जमींदार का पक्ष था। उसके आगे के क्रम में कुछ अन्य प्रॉफिट्स थे, अन्य लाभ थे, उसे हमने देखा। फिर उसके आगे के क्रम में हमने हानि को देखा। हानि को देखने के बाद ये टॉपिक लगभग यहाँ पे समाप्त होता है और आप इसे जो भी पॉइंट्स हमने लिखा है आप इसे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कुछ क्वेश्चंस आता है तो अपने मेंस में लिख सकते हैं। अगला जो अब आगे के क्रम में हम ये देखेंगे कि अगला बंदोबस्त वो कौन सा बंदोबस्त था। तो जो अगला बंदोबस्त था उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।
और यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारे पढ़ाने की शैली पसंद आया हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, आपको कुछ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट आल्सो। थैंक यू।